अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं वो हमारे पिछले टॉपिक जो कि हमारा हेपेटाइटिस का जो एक टॉपिक हमने स्टार्ट लिया था, आज वो उसी की कंटिन्यूशन का ये दूसरा टॉपिक है और एक दूसरे आज हम कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो वही हेपेटाइटिस के हवाले से और हेपेटाइटिस के इलाज पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। पिछली दफ़ा हमने जो बात की थी वो हमने ज़्यादातर हेपेटाइटिस क्यों होता है और कैसे होता है इस पर बात की थी। आज हम ये बात करेंगे कि आज हम इलाज पे हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए आज हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद हैं और वो हैं डॉक्टर मोहम्मद उवैस खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उवैस। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर फरीद, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हम ये तो सब बात कर चुके हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। पहली बात तो ये बताइए कि जो आम तौर पर लोग कहते हैं कि भाई कि अगर किसी को हेपेटाइटिस या काला यरकान हो गया तो उसका मतलब ये है कि फिर तो वो मर्ज़ लाइलाज हो गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, जैसे मुझसे पिछले सेशन में डिटेल में बताया गया, हमारे पास 5 बड़े हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो कि ये बीमारी कराते हैं। हेपेटाइटिस सी उसमें से एक बीमारी है और हमारे पास यूजुअली तो हमारे पास हेपेटाइटिस सी का भी इलाज मौजूद है। तो हमारे पास हेपेटाइटिस कतन ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना किया जा सके। बर वक्त और सही इलाज करने से हम बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसको कैंसर में कन्वर्ट होने से भी रोका जा सकता है और इसका इलाज करके हम ज़्यादातर केसेस के अंदर इस पर काबू पा सकते हैं, मगर वही वाली चीज़ है कि इलाज शर्त है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि एक डिफरेंट सा एक सवाल ये है कि आम भी तो ये जैसा गुर्दे का इन्फेक्शन होता है उसका इलाज हो जाता है, आंतों का इन्फेक्शन होता है उसका इलाज हो जाता है। जब ये जिगर का इन्फेक्शन होता है तो इसका इलाज ज़रा कदरे मुख्तलिफ क्यों है दूसरे इन्फेक्शंस की बनिस्बत? अच्छा देखें, जिगर हमारे जिस्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसका काम एक तरह के फ़िल्टर का है। तो जैसे हर बीमारी अलग तरह से ट्रीट होती है, इसी तरह से जिगर की बीमारियां भी अलग तरह से ट्रीट होती हैं। इसकी बिल्कुल अलग मेडिसिन होती हैं, इसका बिल्कुल ये अलग तरह के वायरसेस होते हैं जो कि उन वायरसेस से जो कि जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन करा रहे हैं या कोई और इन्फेक्शन करा रहे हैं या दूसरे बैक्टीरियाज हैं, उनसे कतन मुख्तलिफ होते हैं। जिगर की बीमारियों में हमें वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। दीगर इन्फेक्शन में हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। जिगर के इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स का यूजुअली रोल नहीं होता है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो दीगर बीमारियों के अंदर एंटीबायोटिक्स का रोल होता है। तो एक यकसर मुख्तलिफ चीज़ है। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हेपेटाइटिस बी या सी के कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं ये कि हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क से बाहर? हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी की सबसे पहले तो वैक्सीनेशन मौजूद है। वैक्सीनेशन के ज़रिए हम पहले ही हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी की हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, मगर हाँ हेपेटाइटिस सी के अंदर हमारे पास कुछ इलाज हैं। जैसे कि हमारे पास पेगैलेटेड इंटरफेरॉन जो कि प्रीवियसली पास में यूज़ होता था, उसका इलाज मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस सी के लिए कुछ एंटीवायरल थेरापीज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी के अंदर हमारे पास एंटिकेविर है, लेमिब्यूडिन है, टीनोफोविर है, टेल्बिविडिन है, कुछ इस तरह की थेरापीज़ मौजूद हैं। हेपेटाइटिस सी के अंदर हम रिबाविरिन भी इस्तेमाल करते थे, डेक्लेटेजविर इस्तेमाल करते थे, सोफिसब्यूविर इस्तेमाल करते हैं, सेमीप्रेविर हैं, लेडिप्रेविर है। मल्टीपल ड्रग्स हैं जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरापीज़ के अंदर यूज़ होती हैं, वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो आपने बता दिया, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन के आपने नाम लिए हैं जो शायद हम सबको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। लेकिन ये बताइएगा कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे इलाज मौजूद हैं जो कि जिसको हम आम उसके अंदर हम रखते हुए हम इलाज कर सकते हैं? कोई और ऐसे भी इलाज मौजूद हैं? देखें, हेपेटाइटिस बी या सी अगर एक बार तशख़ीस हो जाए तो इसके इलाज यही हैं जिसका जैसे कि मैंने नाम लिया। हिफाजत शर्त है, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि पिछले सेशन में भी डिस्कस हुआ था, मगर मैं पहले दोबारा इस पे बात करना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी स्पेशली ये बीमारियाँ इंजेक्शंस के ज़रिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ जिसकी स्क्रीनिंग ना हुई हो उसके ज़रिए, ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्ली ना हुई हो उसके ज़रिए, जिसमें आप डेंटल प्रोसीजर्स करवाते हैं या आप कोई ऑपरेशन कराते हैं, अक्सर ज़िंदगी का अमल जो कि घरों के अंदर कैरी आउट किया जाता है, वहाँ पे दाइयाँ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं उसके ज़रिए। फिर उसके अलावा हमारे पास लोग टैटूज़ बनवाते हैं अपने बॉडी के ऊपर, उसके ज़रिए ब्लेड्स वगैरह अगर जो है वो यूज़ ब्लेड इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ज़रिए। फिर उसके अलावा नीडल प्रिक इंजरीज़ हो गई।
तो इन सब तरीक़ों से हेपेटाइटिस बी और सी के अमराज ट्रांसफ़र होते हैं। फिर ख़ास तौर पे अगर हेपेटाइटिस बी या सी से मुतासरा वालदा है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसमें भी बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो हमें इनकी प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन ट्रीटमेंट। ओके, ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस सी का जैसा किसी को अगर आ गया है और उसका अगर हम उसका टेस्ट करा रहे हैं और उसके अंदर हेपेटाइटिस सी का मिकदार भी अगर आ रही है, क्या ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हेपेटाइटिस सी की मिकदार कम है या हेपेटाइटिस सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है? जी, डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना हेपेटाइटिस की मिकदार हमारे जिस्म में मौजूद है, और हमारे ट्रीटमेंट जो टारगेट्स होते हैं वो भी इसके ऊपर करते हैं डिपेंड। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के डिफरेंट होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो एक्चुअली एक आरएनए वायरस है, जबकि हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। ये एक अलग बहस है, मगर हम लोग इसके लेवल्स करवा कर और फिर कुछ और मार्कर्स होते हैं जो कि खून में होते हैं, हम वो करवा कर ये चेक करते हैं कि क्या हमें आया इस वक्त ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या नहीं है। यूजुअली हेपेटाइटिस सी के हर केस के अंदर हम ट्रीटमेंट देते हैं। हेपेटाइटिस बी के अंदर पेशेंट को अगर वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी कि लंबे अरसे की मियाद जो कि 6 महीने से ज़्यादा होती है कि वो अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, तो हम उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस के तौर पर ट्रीट करते हैं, जिसके अंदर जो ट्रीटमेंट की मियाद होती है वो यूजुअली उम्र भर के लिए होती है, या फिर हम उसके अंदर एक खास मार्कर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर वो हमारे पास एक लंबी मियाद तक कन्वर्टेड हो जाता है तो हम उसमें ट्रीटमेंट रोक देते हैं। जबकि हेपेटाइटिस सी के अंदर जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है वो 3 महीने के अंदर होता है। आम तौर पर ये हेपेटाइटिस सी, ये पहली बात आपसे भी बता दी कि क्या ये काबिल इलाज है? जी बिल्कुल, काबिल इलाज है। काबिल इलाज है। और ये बताइएगा कि इसका आम तौर पर इस पूरा इलाज की क्या ड्यूरेशन होता है, कितनी देर तक के हेपेटाइटिस सी का इलाज चलता है जिसमें उनको मुस्तकिल दवाएं लेना ज़रूरी है? देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, हेपेटाइटिस सी का इलाज जो होता है वो 3 महीने के अंदर होता है। और हम इसमें पेशेंट को फॉलो करते रहते हैं। इसमें हम डिफरेंट लेवल्स पे हेपेटाइटिस के जो जरासीम होते हैं उनके लेवल्स कराते हैं कि आया ये कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और वो लेवल्स कम ना हो रहे हों। उमूमी तौर पे वो पेशेंट वायरस को अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ले रहा हो तो वायरस को क्लियर कर देता है। हेपेटाइटिस बी के अंदर जो है थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाती है। यूजुअली हेपेटाइटिस बी के अंदर चांसेस होते हैं कि वो रिलैप्स कर सकता है अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, तो उसके अंदर हमें जो है वो अक्सर लाइफ लॉन्ग थेरेपी भी देनी पड़ती है। ओके, अच्छा ठीक है। ये बताइएगा कि एक ख़ास एक हम अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि जी के कोई ख़ुद साख्ता हेपेटाइटिस भी है, जैसा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस टाइप का, ये क्या चीज़ है और क्या इसका भी कुछ इलाज हेपेटाइटिस सी के साथ कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है? देखें, जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आपने कहा, ये एक हेपेटाइटिस है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, जिसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी है, विल्सन डिजीज़ है। बताने का मकसद ये है कि कुछ जो वायरसेस की वजह से हेपेटाइटिस होते हैं उनका इलाज एंटीवायरल थेरेपी के जरिए किया जाता है, यानी वायरस के अगेंस्ट में दवाइयाँ देके किया जाता है। जबकि जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, इसके अंदर मैं इसको क्योंकि डॉक्टर फरीद ने मुझसे इस बारे में बात की, इसलिए मैं इस बारे में टारगेट करूँगा कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर बॉडी का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम लिवर के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है। तो हमें ऐसी अद्वियात देनी पड़ती हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो लिवर के अगेंस्ट में काम कर रहा है और लिवर को नुकसान पहुँचा रहा है वो रुक जाए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अब ज़रा जो एक बात आपसे करनी है, ये तो आपने इलाज के बारे में तो आपने काफ़ी एक मुफस्सिल आपने पूरा बताया इस बारे में। अब थोड़ा सा सिर्फ हमें ये बताइएगा कि आम पब्लिक किस तरह से एहतियात करें, कैसे इस मूज़ी मर्ज़ से बचें और अपने ख़ानदान को बचाएं। देखें, हेपेटाइटिस की 5 अक़साम हैं और हमें हर एक से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी किस्म बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसकी जो उमूमी अक़साम होती हैं वो हेपेटाइटिस ए या ई है। ठीक है। ए और ई यूजुअली सफाई का ना ख्याल रखने की वजह से, ख़ास तौर पे वॉशरूम जाके हाथ ना धोने की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से, या फिर बाहर की चीज़ों को, सब्ज़ियों को, फलों को अच्छे तरीके से साफ़ करके ना इस्तेमाल करने की वजह से फैलता है। तो इसमें ऑब्वियसली हमारा जो पैगाम होता है आम लोगों के लिए वो यही होता है कि आप हाथों की सफाई का अच्छे से ख्याल रखें, चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके इस्तेमाल करें, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सफाई का ख्याल रखें, और बेसिक जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल होते हैं उनको फॉलो करें। दीगर जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये हमारे पास दीगर तरीक़ों से मुंतकिल होता है, जिसके अंदर मैंने पहले भी इस पर तज़किरा किया। ब्लड प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम अगर किसी को खून लगवा रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जो कि अच्छी जगहों से ब्लड नहीं हासिल किया गया हो, रिलायबल रिसोर्सेज ना हो,
ऐसी अगर कोई नीडल जो है वो उससे किसी को चुभ जाए, या कोई हेल्थ केयर वर्कर, नर्स या कोई और शख्स जो कि इंजेक्शन के नशे में मुब्तला हो उसके अंदर। इसके अलावा ब्लेड का इस्तेमाल जो किसी पहले शख्स पे इस्तेमाल किया जा चुका है उसको चेंज ना किया गया, किसी और शख्स पे इस्तेमाल हो जाए, टैटू बनवाने की सूरत के अंदर। उसके अलावा हेपेटाइटिस मुतासरा माँ से बच्चे के अंदर गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए, इन सब तरीक़ों से हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र होता है। तो इन सारी चीज़ों से जी बचना जी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ओके, अब मुझे थोड़ा सा आप ज़रा सा सिर्फ इस बारे में बताइएगा कि ये तो आपने जो बातें की हैं ये शहरी और देही आबादी दोनों के लिए एक जैसा ही है, ठीक है। आम तौर पर ये भी होता है कि जैसा कि डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं या एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, और या आजकल बड़ा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स एक और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कोई प्रोसीजर्स हैं, कोई छोटा मोटा कोई सा, तो ये तमाम चीज़ों के लिए भी ये भी एक वायरस को फैलाने का। तो ये कि क्या किया जाए अब हम, अब एक आम पब्लिक को तो नहीं पता चलता कि जी के फ़लाँ डेंटिस्ट ने या फ़लाँ के ने कितना स्टेलाइजेशन का एक स्टैंडर्ड्स को अपनाया, तो क्या फिर किया जाए? क्या हम कहते हैं उनको कि भाई क्या आपने किस तरह से आपने जो है वो सफाई की हुई है, या क्या किया जाए? देखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसी सूरत हाल में आप किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी पर्पज़ से जा रहे हैं, तो ये आपका राइट है कि आप वहाँ पर चेक करें कि क्या आया डॉक्टर ने जब वो आपको इंजेक्शन लगा रहा है तो उसने आपके सामने वो नीडल ओपन की हो, नई सिरिंज का इस्तेमाल किया हो, पुरानी सिरिंज को दोबारा यूज़ ना किया हो। सेम अगर कोई जो है डेंटिस्ट कोई औज़ार इस्तेमाल कर रहा है या किसी ऑपरेशन के अंदर औज़ार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसमें एक जनरल अप्रोच ये हो सकती है कि हम रिलायबल इदारों की तरफ जाएं, जहां पे हमें पता हो कि वहां पर स्टेरिलाइजेशन के अच्छे जो है वो मेयार मौजूद हैं और वो उनको मेंटेन करते हैं। अपार्ट ऑफ दिस, एक जनरल लेवल के ऊपर अगर हम किसी हजाम के पास जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए, या हम कान खुदवा रहे हैं, अक्सर ये इलाकाई बेसिस पे हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो उन औज़ारों को सही से स्टेरिलाइज कर रहा हो, जो अक्सर इन लोगों के पास नहीं होते हैं। तो हमें सही जगह पे जाना और सही जगह से ये सारी इंस्ट्रूमेंटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा आखिर में आप इसे भी बताइएगा कि क्या किसी ऐसे पॉइंट पर कि जब जिस वक्त हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, हो गया, इलाज भी हो रहा है, क्या कोई ट्रीटमेंट फेलियर भी होता है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो क्या फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं इस सिलसिले में? जी देखें, हेपेटाइटिस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और हमें उन कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए डिसाइड करना होता है कि पेशेंट किस स्टेज के ऊपर है। कभी कभी हम ये नहीं बता सकते कि आया कितने सालों बाद या कितने वक्फे बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है। मगर हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम ये साबित करते हैं कि जिगर ने अब अपना काम करना जिस ज़रूरत के मुताबिक उसे काम करना चाहिए था उससे कम कर दिया है। उसमें ख़ास किस्म के अल्ट्रासाउंड शामिल हैं, ख़ास किस्म के कुछ खून के टेस्ट शामिल हैं। ये देखकर हम इस बात का फ़ैसला करते हैं कि अब जो है वो जिस्म में वायरस की तादाद क्या चल रही है, एक बात। दूसरी बात यह कि कुछ ख़ास अलामतें होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। आम जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मरीज़ के अंदर आपको ये दिखे कि उसके अंदर उसके सोने जागने के पैटर्न में कोई तब्दीली है, वो दिन में सोता हो, रात में जागता हो, गुनूदगी तारी रहती हो, उसके मिजाज में कोई तब्दीली महसूस कर रहे हों, चिड़चिड़ापन शामिल हो गया, या उसके अंदर गुनूदगी के आसार ज़्यादा दिख रहे हों, या उसके पैखाने की रंगत तब्दील हो जाए, बिलफर्ज रंगत गहरी काली हो जाए, या उसको खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएँ, जिस्म से किसी भी जगह से खून का इखराज शुरू हो जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो कि उसको बेतहाशा उसकी रंगत में एक पीलापन शामिल हो रहा हो, तो ये सारी अलामतें हम देखते हैं और हम इस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि अब डिज़ीज़ जो है वो ख़तरनाक हद की तरफ बढ़ रही है। जिस्म में पानी का तनासुब भी इस बीमारी के आखिरी स्टेजेस में बढ़ना शुरू हो जाता है। पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, और इसमें ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारी शायद कैंसर का रूप इख्तियार कर ले। सही। अब आप हमें सिर्फ आखिर में बस ये बताइएगा कि इंडस हॉस्पिटल से आप वाबस्ता हैं, इसमें इधर इंडस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या इलाज हेपेटाइटिस सी के हवाले से हो रहा है, और क्या मरीज़ों के लिए आसानियां हैं? क्या मरीज़ यहाँ कोई सा भी मरीज़ कभी भी आ सकता है? जी बिल्कुल, हमारे पास इंडस हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस की फुल क्लिनिक्स होती हैं। हम लोग जो है पेशेंट को दवाइयाँ
बिल्कुल फ्री मैसर कर रहे होते हैं। हेपेटाइटिस के वो टेस्ट जो कि अगर आप प्राइवेटली करवाने जाएं और बहुत एक्सपेंसिव साबित हों, वो हमारे पास इंडस फ्री प्रोवाइड करता है मरीज़ों के लिए। ना सिर्फ पहली बार में बल्कि हर बार, क्योंकि हम पेशेंट को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम उन्हीं टेस्ट के ज़रिए कर रहे होते हैं। फिर हम वो सारी महंगी अद्वियात जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, इंडस हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा है मरीज़ के लिए। फिर यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं तो हमारे पास एमरजेंसीज ऐसी सूरत हाल में मौजूद हैं। तो इंडस का बहुत अच्छा प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ थे डॉक्टर ओवैस, और डॉक्टर ओवैस हेपेटाइटिस सी के हवाले से इन्होंने काफ़ी हमें मुफीद मशवरे भी दिए और काफ़ी आगाही भी दी, और उम्मीद है कि हम सब अपना और अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। प्लीज़ इनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिएगा, और आइंदा जब भी कभी किसी के पास जाएं, खुसूसन किसी भी डॉक्टर के पास, किसी आप नाई के पास जा रहे हों या डेंटिस्ट के पास जा रहे हों या कोई सा भी प्रोसीजर करवा रहे हों, प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि जो है कि साफ़ सुथरी नीडल्स का इस्तेमाल हो रहा हो। ब्लड लगवा रहे हों तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी मुस्तनद लेबॉरेटरी से वो ब्लड आया हो। इसके अलावा जो और ज़्यादा जो उन्होंने ज़रूरी बात बताई, और वो ये कि जो है प्लीज़ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कंसल्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।